इसी स्पेस की एक और कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं और वो है रेमंड। अपने Q3 के नतीजे कंपनी ने पेश कर दिए हैं और मुनाफे की अगर हम बात करें तो उसमें जो ग्रोथ है वो है करीब करीब 33% के आसपास की। हम EBITDA की बात करें यानी कि कामकाजी मुनाफे की, अगर हम आय की बात करें तो उसमें 36% के आसपास का उछाल है रेमंड के। लेकिन चलिए कंपनी के नतीजों पर मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी के CFO अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अगर हम टॉप लाइन की बात करें यानी कि आय की बात करें तो वो तो बढ़िया दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो मार्जिन अभी भी थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं। इसके रीजंस क्या हैं आपके हिसाब से, क्यों ये दबाव बना हुआ है और आगे के लिए आप किस तरह का आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत खुश हैं इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से। अगर आप हमारा रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस देखें तो जैसे हमने बताया था कि हमारी जो EBITDA मार्जिन है वो 20 से 25% के बीच में रहेगी। और आप देखिए कंसिस्टेंटली क्वार्टर ओवर क्वार्टर हमने एक ग्रोथ डिलीवर करी है और इस क्वार्टर में 23.8% का हमने मार्जिन डिलीवर किया है। जहां तक इंजीनियरिंग बिजनेस का सवाल है, इंजीनियरिंग बिजनेस में हमारे 3 बड़े बिजनेसेस हैं। उसमें एक है एरोस्पेस कंपोनेंट्स का, दूसरा है ऑटो कंपोनेंट्स का और तीसरा है इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल का। तो जो एरोस्पेस कंपोनेंट की बात करते हैं, उस बिजनेस में एक बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के यहाँ आपको सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में उनके यहाँ कुछ चैलेंजेस थे ऑन द लेबर साइड। उसके कारण उनके प्रोडक्शन में काफी डिफिकल्टी थी। तो अगर उनके प्रोडक्शन में डिफिकल्टी थी तो हमारे कंपोनेंट्स की डिलीवरी नहीं होती है। वो सेल्स कम होने के कारण ऑब्वियसली जो मार्जिन कम हो जाती है और उसमें बहुत अच्छी मार्जिन है, बहुत हाई मार्जिन का बिजनेस है वो। दूसरा ऑटो कंपोनेंट्स में अगर आप देखें तो जैसे कि पूरे यूरोप में अगर आप बात करें तो नवंबर दिसंबर के अंदर में काफी बड़ी वीकनेस देखने को मिली है ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस में, जो कि स्लोली रिकवर बैक होना शुरू हो गई है। तो वो भी एक तकलीफ के कारण हमारा जो ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस था उसमें थोड़ी सी स्लोनेस देखने को मिली है। इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल में पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो वीकनेस डिमांड की चल रही है। दूसरा, कुछ देशों में करेंसी की प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण वो देखने को। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने एक मार्जिन जो डिलीवरी करने का कोशिश किया है एज अ पोर्टफोलियो, वो काफी डिसेंट है। एंड जैसे ही एरोस्पेस की रिकवरी इस क्वार्टर और आगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्जिन इंजीनियरिंग बिजनेस का 150 बेसिस पॉइंट से 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो जाता है। दैट इज हम लोगों का क्लियर थॉट प्रोसेस है, उसी प्लान पे हम आगे काम करें। बिल्कुल अमित, मार्जिन्स और स्टैटिस्टिक्स साथ ही नंबर गेम को लेकर जो आपके गोल्स प्लान्स हैं आप उसे मीट कर पाएं, ऐसी हमारी विशेस। लेकिन अब बिजनेस एक्सपेंशन और साथ ही डीमर्जर की बात करते हैं। अपडेट ऑन द डीमर्जर रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है, NCLT के साथ फाइलिंग की स्थिति कहाँ तक पहुंची है और कब तक रेमंड रियल्टी लिस्ट होती हुई हम देखेंगे? जी बिल्कुल। जहां तक हमारा रेमंड रियल्टी का सवाल है, आपने देखा होगा कि हमने शेयर होल्डर और क्रेडिटर की अप्रूवल जनवरी में ले ली है, अप्रूवल मिल गई है और उसके बाद हमने NCLT में वो अप्रूवल फाइल कर दी। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 6 महीने के अंदर में हम रेमंड रियल्टी को लिस्ट कर देंगे। और अब उस तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस है रेमंड ग्रुप का वैल्यू अनलॉकिंग फॉर द शेयर होल्डर्स, कि हमारे ग्रुप की 3 कंपनियां प्योर प्ले बिजनेसेस, नेट डेट फ्री बिजनेसेस लिस्ट हो जाएंगे। वो हम क्लियरली उस प्लान पे काम कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में हमने लाइफस्टाइल को लिस्ट किया। इस जुलाई अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट हो जाएगा। और रेमंड लिमिटेड के अंदर में जो बिजनेस रहेगा वो इंजीनियरिंग का रहेगा, उसको भी हमने रीऑर्गेनाइज किया है। और इस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया है कि ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग कंज्यूमेबल की एक सब्सिडियरी रहेगी और एरोस्पेस कंपोनेंट्स की एक दूसरी सब्सिडियरी रहेगी। तो इस तरीके से आपको रेमंड लिमिटेड के अंदर में इंजीनियरिंग का प्योर प्ले मिलेगा, रेमंड रियल्टी के अंदर में रियल एस्टेट का प्योर प्ले मिलेगा और लाइफस्टाइल के अंदर में कंजम्पशन की स्टोरी जो लाइफस्टाइल बिजनेस की है, कपड़े की, अपैरल की, एथनिक्स की, वो देखने को मिलेगी। ठीक है।
अमित जी, आपने अपनी कंपनी और साथ ही रियल एस्टेट के बारे में तो जानकारी दी है, लेकिन अब बजट भी आ रहा है, थोड़ा बताइए आप बजट पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट ये क्रिटिकल होता है और स्पेशली रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें काफी लोग जो घर है वो ईएमआई पे खरीदते हैं, लोन लेके खरीदते हैं। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई चल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव होती जा रही है, तो अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन आता है तो वो हेल्प करता है रियल एस्टेट डिमांड को, क्योंकि लोगों का थोड़ा चैलेंजेस फेस करते हैं कि ईएमआई दे, दूसरा साइड इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो दोनों चीज को बैलेंस आउट करने में लोगों को चैलेंज आ रहा है। तो एक बार इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा हाथ में कैश आता है, तो लोगों की एबिलिटी बढ़ती है घर खरीदने के लिए। तो एक तो वो रियल एस्टेट डिमांड के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो जो जीएसटी का इनपुट है हमारा स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर में, वो हम पास ऑन नहीं कर पाते, तो एक तरीके से वो कॉस्ट हमको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे घर जो है वो काफी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफी महंगी होती जा रही है। वो इवेंचुअली एज अ बिल्डर हमको पास करना पड़ेगा, एज अ रियल एस्टेट प्लेयर आई हैव टू पास अप। तो इस तरीके से अगर उसमें कुछ रिलीफ मिलती है तो पूरी इंडस्ट्री को बहुत मदद होगी, एंड इवन जो लास्ट माइल कस्टमर है जो खरीदता है घर, उसको भी बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज हम वो पास ऑन कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि अफोर्डेबल होना चाहिए। और आप देखिए रेमंड रियलिटी की जो थीम है वो क्लियरली हम अफोर्डेबल लग्जरी में बिलीव करते हैं और उसी को हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स के कारण हमको अगर बजट में सपोर्ट आता है तो हमारे लिए और हेल्पफुल रहेगा और इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कस्टमर के लिए। बिल्कुल अमित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सो रेमंड के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। नतीजों की अगर बात करें, और रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 36% की मजबूती, मुनाफा करीब 71% बढ़ता हुआ दिखा, मार्जिन इंटैक्ट रहे हैं। इस बीच बाजार पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 अंकों के और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 अंक रिकवर होता हुआ दिख रहा है। रचित, क्विकली रेमंड पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी मैं भी बैक स्टेज कॉमेंट्री सुन रहा था और इनका लेटली आप देखें एथनिक वेयर में भी एक मूवमेंट हुआ था, एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ कंपनी लाइक रेमंड। ये यूजुअली सूटिंग और क्लॉथिंग में रहते थे और बहुत वाइड रेंज था इनका। एथनिक वेयर में और इनर वेयर में, मेन इनर वेयर में भी ये कुछ अपना फोरे करने जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इनका जो मार्केट शेयर है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ एक और कंपनीज भी हैं जो एथनिक वेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। रेमंड बीइंग अ ओल्ड कंपनी और जो गुडविल है और जिस तरीके का प्रोडक्ट लाइनअप इनका होता है वो इनके नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से रेमंड अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट बनता है। और आप एक और चीज नोटिस करें कि ये अभी कुछ टाइम पहले ही अपने 52 वीक लो से भी ऊपर आया है, तो करंट लेवल्स पे रेमंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट लग रहा है। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 1480 का स्टॉप लॉस लेके रखें एंड अराउंड 1610 का टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1600 के ऊपर तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं रेमंड में। करंट मार्केट प्राइस के लिहाज से रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट है और खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे जाने चाहिए। रचित, आपका शुक्रिया हमारा साथ निभाने के